देखिए बेटा, अब हम लास्ट क्लास को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको। मैंने क्या पढ़ाया था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, जर्नल। जर्नल में मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाया था, असेट्स के बारे में समझाया था, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। फिर मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी आपको समझाया था। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल कौन से होते हैं? जो किसी पर्सन का अकाउंट होता है, जो पर्सन के नाम से ओपन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, श्याम, इटीसी कोई भी हो सकता है आपका। ये तो होते हैं हमारे नेचुरल ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा बेटा, अगर हमने आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट ओपन करना है तो वो भी हमारा पर्सनल में आता है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जो क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब जैसे कि कोई कंपनी का नाम, भाई कंपनी को भी तो एज ए पर्सन राइट्स अवेलेबल होते हैं, उसकी भी तो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। तो इसलिए वो भी एक मतलब अकाउंटिंग टर्म्स में उसको भी हम अकाउंटिंग के लिए एज ए पर्सन काउंट करते हैं, और उसका अकाउंट भी पर्सनल की कैटेगरी के अंदर ओपन किया जाता है। लेकिन वो कौन से पर्सन होते हैं? हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। और उसका रूल था कि भाई कोई भी पर्सन किसी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या कर सकता है, या तो वो कुछ ले सकता है या कुछ दे सकता है। मतलब कि या तो वो गिवर होगा या वो रिसीवर होगा। अगर वो रिसीवर है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर वो गिवर है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था पर्सनल का रूल, मतलब कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके बाद आपने पढ़ा था रियल। रियल अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट ओपन किए जाते हैं बेटा? रियल अकाउंट्स में हम ओपन करते हैं असेट्स के अकाउंट। असेट्स के अकाउंट, अब असेट्स क्या होती है भाई? एग्जांपल तो आपको पता है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट इज वेरियस असेट्स है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब असेट्स होती क्या है भाई? जो 3 कंडीशन पूरा करता है, कौन कौन सा? कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, पास्ट एफर्ट। जो ये तीनों कंडीशन पूरा करेगा वो हमारे लिए क्या होता है? असेट्स होता है। इसके बाद मैंने लायबिलिटी के लिए केवल आपको एक ही कंडीशन बताई थी कि जहां पर फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगा वो आपके लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। कहने का मतलब जो भी असेट्स का अकाउंट ओपन किया जाएगा वो आपका रियल हेड के अंदर ओपन किया जाएगा। अब रियल का रूल क्या था भाई? कोई भी असेट्स या तो आपके पास आएगी या फिर जाएगी, या तो वो कम्स इन है या फिर वो गोज आउट है। अगर वो कम्स इन है तो क्या करते हैं हम उसको? डेबिट। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपका रियल का रूल था। इसके बाद आपने थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ा था, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स के लिए ओपन किए जाते हैं वो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, उनको हम क्रेडिट करेंगे। आपने यही 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। इसके अलावा मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल कराए थे। अब हम इसी क्लास को थोड़ा आगे मूव करते हैं बेटा। अब हम मैं बेसिक कुछ टर्म्स हैं उनकी अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज कैसे हम एंट्री करेंगे, जर्नल करेंगे, तो उनको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग में। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है परचेज। लेकिन परचेज से भी पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा गुड्स। गुड्स क्या होता है बेटा? बेटा बोर्ड पूरा कवर हो रहा है? ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि कैमरे में बोर्ड पूरा नहीं आ रहा हो? ठीक है बेटा, देखिए गुड्स क्या होता है हमारा? गुड्स होता है बेटा कि हम देखो जो बिजनेस है वो वेरियस कमोडिटी में काम करते हैं, वेरियस थिंग्स में काम करते हैं। अब जिस कमोडिटी में बिजनेस एग्जिस्ट है, काम कर रहा है, उस सामान को, उस कमोडिटी को क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है वो कपड़ा मतलब क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो कपड़ा हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। ऐसे ही मान लो कोई फर्नीचर का इंडस्ट्री है, फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर बनाता है या बेचता है, ट्रेडिंग करता है, कुछ भी है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो गया? गुड्स हो गया, क्योंकि वो फर्नीचर को खरीदता है, बेचता है या बनाता है। तो जिस कमोडिटी में वो काम करता है बिजनेस, उसे हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है। इन विच कमोडिटी वी हैव बिजनेस? वी हैव बिजनेस। समझ आया बेटा कि जिस कमोडिटी में हमारा बिजनेस है उस कमोडिटी को हम बोलते हैं गुड्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको गुड्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि परचेज किसे कहते हैं हम, असेट्स का किसके लिए अकाउंट ओपन करना है, परचेज के लिए किसका ओपन करना है, सेल के लिए किसका ओपन करना है। गुड्स मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा बेटा।
कि जिस सामान में, जिस वस्तु में हमारा बिजनेस काम कर रहा है, उस सामान को, उस वस्तु को हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, अब इस गुड्स को परचेज करना रीसेल के पर्पज से क्या बोला जाता है? परचेज। तो ये हम क्या कहेंगे? परचेज क्या है? गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पज, गुड्स बॉट फॉर रीसेल पर्पज। मतलब जिसका पर्पज क्या है कि उस गुड्स को हमने खरीदा है, किस लिए? बेचने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं परचेज। अब मैं अगर आपसे बात करूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो क्लॉथ खरीदना मतलब गुड्स खरीदना, क्लॉथ मतलब गुड्स खरीदना हमारे लिए क्या होगा? परचेज होगा। लेकिन मैंने कहा कि मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदना मेरे लिए परचेज नहीं है, वो तो मेरे लिए फर्नीचर डेबिट होगा। मतलब कि जहां पर गुड्स वर्ड इन्वॉल्व होगा वहां पर हमारा परचेज टर्म्स इन्वॉल्व होगा। अदर देन कुछ भी बॉट करें, कुछ भी खरीदें, कुछ भी परचेज करें गुड्स के अलावा, तो हमारा अलग होता है, वो एज एन हमारा असेट हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपसे कुछ मतलब परचेज की एंट्री कैसे करेंगे हम। परचेज की एंट्री के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, गुड्स बॉट ऑफ रुपीज 1 लाख। बेटा मैंने 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो अब परचेज कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है मेरा? भाई आपके इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, मतलब गुड्स बॉट है तो परचेज है। समझ रहे हो कि अगर मैंने गुड्स खरीदा तो क्या किया मैंने? परचेज किया है। एक तो इसमें गुड्स इन्वॉल्व है, एक इसमें कैश इन्वॉल्व है। गुड्स खरीदना परचेज हो गया। अब देखो बेटा, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग राइटर्स के कुछ व्यू है। भाई परचेज को कुछ राइटर तो नॉमिनल अकाउंट्स मानते हैं और कुछ मानते हैं रियल अकाउंट। हालांकि मैं आपको दोनों को डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, कोई डाउट ना रहे। देखिए जो रियल मानते हैं वो तो कहते हैं कि गुड्स खरीदना हमारे लिए स्टॉक का आना और जाना है और स्टॉक हमारे लिए असेट होता है, इसलिए वो रियल अकाउंट है। लेकिन जो ये कहते हैं कि नॉमिनल अकाउंट, तो वो कहते हैं कि परचेज करना हमारे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो वहां पर जब हमारा एक्सपेंस हुआ है तो इसलिए हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे? मतलब खर्चे को डेबिट कर देंगे। लेकिन आप ये सोचिए, चाहे इसे आप रियल मानिए या आप इसे नॉमिनल मानिए, आप इसको कुछ भी मानेंगे बेटा, तो दोनों में ही होगा कि आपका डेबिट होगा, परचेज आपका क्या होगा? डेबिट होगा। बिकॉज अगर आपने इसको रियल अकाउंट माना तो रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपने परचेज किया तो क्या हुआ? कुछ कम्स इन हुआ ना, कुछ गुड्स आपके पास, स्टॉक आपके पास आया, तो वो क्या बन गया आपके लिए? परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? लेकिन अगर आप इसे एक्सपेंस मानेंगे नॉमिनल के अकॉर्डिंग, तो भी आपका क्या होगा? तो भी परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे आप। तो दोनों ही केसेस में आप परचेज को क्या करेंगे? डेबिट। तो आप इस टेंशन को तो फ्री, मतलब फ्री हो जाना टेंशन से कि भाई हम इसे कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट माने, आप किसी में भी एक्सप्लेन कर देना, नो इश्यू। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा आप इसे नॉमिनली ट्रीट करना, ठीक है? क्योंकि अगर स्पेशली स्टॉक बोलता है तो हम उसको एज ए रियल ट्रीट करेंगे, और वो गुड्स बॉट के लिए कहता है तो हम उसे एज ए परचेज मतलब नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। क्योंकि सी स्टडी मैट में भी इसको एज ए नॉमिनल अकाउंट ही ट्रीट किया गया है, लेकिन कुछ राइटर्स की बुक में अलग से लिखा हुआ है कि हम इसे रियल अकाउंट ट्रीट करेंगे। तो मैं फिर भी आपको सी स्टडी मैट का ही प्रेफर करूंगा कि आप इसे नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करिए, ठीक है? लेकिन एंट्री में, अकाउंटिंग में आपका कोई फर्क नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए इसकी एंट्री क्या करेंगे। भाई परचेज गुड्स है, बॉट गुड्स है, तो हमने गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू। और जब मैंने कुछ परचेज किया है और ये भी नहीं बोला कि क्रेडिट में, उधार में परचेज किया है, तो इसको कैसे मानूंगा? तो मेरे पास से क्या गया? कैश, कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज का। बेटा ये एंट्री सभी को समझ आई? हाँ जी, बेटा क्लास प्रॉपर चल रही है ना? कोई इश्यू तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है बेटा, अब देखिए मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹50,000। मैंने 50,000 रुपए की गुड्स खरीदी है राम से। देखो मैंने का मतलब मैं यूज करता हूँ, मैं बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूँ, अपने आप को बिजनेस मान के आपको एग्जाम दे रहा हूँ। बिजनेस, मैं खुद बिजनेस हूँ तब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है? आपको भी यही करना है, आपको अपने आप को बिजनेस मान के तब एंट्री करना है। तो गुड्स परचेज किया है राम से, तो हमारे पास क्या हुआ? स्टॉक आया, तो परचेज तो होगी आपकी डेबिट। और राम क्या हो गया इसमें? बेटा आप थोड़ा सोचना, जब हमने गुड्स खरीदा राम से, तो राम गुड्स ले रहा है या दे रहा है? बताइए।
भाई हमने परचेज किया है राम से, तो राम गुड्स दे रहा है या फिर ले रहा है गुड्स? हाँ जी, दे रहा है, मतलब कि वो क्या आपका गिवर है। बेटा आप क्लास में पूरा बराबर का मतलब कंट्रीब्यूट करिए, आप रेस्पॉन्स करिए, ऐसे नहीं चुप बैठ के नहीं बैठना है आपको, ठीक है? बस जब बोलना है आपको तभी अपना माइक ऑन करना है, बाकी अदरवाइज ऑफ रखना है। लेकिन आप जब मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ तो उसका रेस्पॉन्स किया करो। अब देखिए गुड्स परचेज किया है राम से 50,000 रुपए का, तो गुड्स हमारे पास आ रहा है और राम दे रहा है, तो राम हो गया इसमें गिवर, और गिवर को हम करते हैं क्रेडिट पर्सनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि राम मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर एंट्री होगी मेरी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 50,000 का। बेटा समझ आया? अब आप कहेंगे सर इन दोनों एंट्रीज में फर्क क्या है? बेटा इसमें तो मैंने बोला कि गुड्स बॉट ऑफ ₹1,00,000, इसमें मैंने नहीं कहा कि मैंने राम से खरीदा है किसी से खरीदा है, जब कुछ है ही नहीं तो मैं इसको कैश में ही मानूंगा ना कि मैंने कैश में गुड्स खरीदा है या बेचा है। लेकिन इस वाले केस में मैंने कहा कि मैंने गुड्स खरीदा है राम से, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने कैश में खरीदा है, और जहां पर मैं नाम मेंशन कर देता हूं वहां पर आपकी ट्रांजेक्शन बन जाती है क्रेडिट। तो ये तो है आपकी कैश ट्रांजेक्शन और ये है आपकी क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, कैश मतलब नगद, नगद में आपने ट्रांजेक्शन करी है, और क्रेडिट मतलब उधार में आपने ट्रांजेक्शन करी है। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं बेटा इससे रिलेटेड किसी बच्चे को? देखिए अब नेक्स्ट टर्म सेकंड, सेल। सेल क्या होता है? चलो सेल बता दो। आपने गुड्स खरीदा रीसेल के पर्पज से, अब आपने उस गुड्स को मार्केट में सेल कर दिया, बेच दिया, तो वहां पर आप क्या करेंगे? सेल रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल, मतलब कि गुड्स को बेचना क्या कहा जाएगा? सेल कहा जाएगा। सेल ऑफ गुड्स कॉल्ड एज सेल, मतलब उस गुड्स को बेचना। अच्छा मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल और भी लेता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, ताकि डिफरेंट, मतलब मैंने कहा कि यहाँ पे गुड्स बॉट ₹1,00,000, और मैंने कहा यहाँ पे फर्नीचर बॉट ऑफ ₹10,000। मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। मैं अभी थोड़ा इसी को एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे? देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने गुड्स वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे किया मैंने फर्नीचर, तो इस वाले केस में तो फर्नीचर मेरा रियल में चला गया, असेट्स हो गया, और इस वाले केस में गुड्स मेरा, जो मैंने गुड्स बॉट किया है, किस टर्म को यूज करेगा? परचेज को। लेकिन इस वाले केस में परचेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये वाला फर्नीचर बॉट करना, ये तो मेरा फर्नीचर को ही रिप्रेजेंट करेगा। फर्नीचर एक अपने आप में अलग हेड है, गुड्स को खरीदना बेचना सेल और परचेज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अदर देन किसी भी सामान को खरीदना बेचना मेरे लिए उसी सामान के हेड को, उस असेट्स के हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्नीचर बॉट किया तो मैं क्या एंट्री करूंगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए से। बेटा ये एंट्री मैंने आपको कल भी समझाई थी, समझ आ गया होगा। अब दोनों एंट्री में आप डिफरेंस भी कर रहे हो, क्लियर है? अच्छा मैं अब आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। मेरा जो काम है, बिजनेस है, वो फर्नीचर को खरीदना बेचना है, फर्नीचर को खरीदना बेचना है। आप सभी मेरे को आंसर करेंगे बेटा। अब मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने काम क्या है मेरा? फर्नीचर को खरीदना बेचना है, तो मैंने फर्नीचर खरीदा, तो उस केस में मैं फर्नीचर डेबिट टू कैश करूंगा या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेरा जो बिजनेस है वो फर्नीचर का ही है, फर्नीचर ही खरीदना बेचना मेरा काम है, और मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, तो उस केस में मैं फर्नीचर डेबिट करूंगा या फिर परचेज डेबिट करूंगा? बताइए। बेटा उस केस में मैं फर्नीचर क्यों डेबिट करूंगा? क्योंकि जब मेरा काम ही फर्नीचर का है, खरीदने बेचने का, तो उस केस में मैं फर्नीचर नहीं डेबिट करूंगा, उस केस में मैं परचेज डेबिट करूंगा। क्योंकि गुड्स को खरीदना या बेचना क्या होगा? गुड्स बॉट फॉर रीसेल पर्पज क्या होगा मेरा? मतलब परचेज होगा। अच्छा मैं कह देता हूँ कि फर्नीचर बॉट फॉर द ऑफिस यूज। भाई मैंने कहा, एक तो कहा फर्नीचर, मतलब मेरा जो बिजनेस है वो फर्नीचर में ही है, फर्नीचर ट्रेडिंग का है, खरीदना बेचना, ठीक है?
मैंने एग्जाम्पल लिया बॉट फर्नीचर ₹10,000। मैंने 10 रुपए का फर्नीचर खरीदा। जब बेटा मेरा फर्नीचर खरीदना ही काम है, बेचना ही काम है, तो बॉट फर्नीचर में लिए क्या हो गया, परचेज टू कैश 10,000 रुपए से। लेकिन मैंने इसी के साथ एक एग्जांपल ले लिया दूसरा, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ऑफ ₹50,000। अब मैंने फर्नीचर खरीदा है सेकंड वाले एग्जांपल में, लेकिन किसके लिए खरीदा है, ऑफिस के यूज के लिए खरीदा है। तो इस वाले केस में क्या एंट्री करूंगा मैं, इस वाले केस में मैंने फर्नीचर को एज एन गुड्स नहीं खरीदा, अब मैंने उसे एज एन असेट्स खरीदा है। तो असेट्स मतलब रियल में आ गया, तो जो चीज मैं खरीदता हूँ, जो चीज मेरे पास कम से है, उसको क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं, और जो चीज गोज आउट उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में मैं एंट्री करूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा दोनों ही एंट्री में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है थोड़ा सा। आप इस एग्जांपल को पढ़ो। मैंने कहा पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि मेरा बिजनेस किसमें है, फर्नीचर का खरीदना बेचने का काम है। तो मैंने खरीदा कि बॉट फर्नीचर ₹10,000 का, मैंने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया है। तो ये तो नहीं कहा मैंने ऑफिस के यूज के लिए खरीदा है, तो वो तो मेरा काम है नॉर्मली, और जिस कोर्स में मैं काम करता हूँ उसको खरीदना बेचना मेरे लिए क्या होता है, परचेज सेल होता है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन इस वाले केस में मैंने फर्नीचर तो खरीदा है, लेकिन ऑफिस के यूज के लिए है, फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए। मेरा पर्पस क्या था, ऑफिस में यूज करना, बेचना नहीं है उसको दोबारा से खरीद के, एज एन स्टॉक नहीं खरीदना मेरे को। तो उस केस में वो क्या मेरे लिए फर्नीचर खरीदना एज एन असेट। तो जब मैं असेट खरीदूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा मेरे हिसाब से दोनों एंट्री आपको समझ हो गई है, समझ में आ गई होगी, क्लियर है। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, बताओ। अब देखिए बेटा, मैं ये रफ कर दूं बेटा, सेल को मैं दोबारा से समझाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा, सेल के लिए भी जगह चाहिए मेरे को। अगर ये नोट करना है बेटा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट तो आराम से ले लेते होंगे अपने फोन में, उसमें आप इसको बाद में कर लेना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर, जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, सबके सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए बेटा, सेकंड टर्म है मेरी सेल। सेल्स क्या होता है, परचेज और सेल्स। देखिए गुड्स सभी जानते हैं, जिस कमोडिटी में हमारा बिजनेस वर्क कर रहा है उस कमोडिटी को खरीदना या बेचना हमारे लिए परचेज और सेल होता है, मतलब उसे हम गुड्स बोलते हैं, जिसमें हम काम करते हैं। अब उसी गुड्स को हमको बेचना, गुड्स सोल्ड कॉल्ड एज सेल। गुड्स आप सभी जानते हैं बेटा, जिस कमोडिटी में हमारा बिजनेस है उस गुड्स को बेचना हमारे लिए क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। भाई जो परचेज आपने रीसेल के पर्पज से ही किया है, स्टॉक खरीदा है आपने, स्टॉक इन ट्रेड, तो उस सामान को अब आप बेच रहे हो तो वो क्या है, आपका सेल है। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखिए, गुड्स सोल्ड ₹50,000। बस मैं यही कह रहा हूँ, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹50,000 है, मैंने 50,000 रुपए का गुड्स बेचा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसकी एंट्री क्या होगी, बेटा मैंने सेल किया तो मेरे पास से सेल गया, सेल करना मेरे लिए इनकम होता है, और इनकम को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा एज पर नॉमिनल रूल। तो सेल तो क्रेडिट होगा, लेकिन जब मैंने सेल किया है तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैंने, भाई मैंने ये तो नहीं कहा कि उधार में सेल किया, ना किसी का नाम मेंशन किया, तो ये मेरा कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। और कैश ट्रांजेक्शन में जब मैंने सेल किया तो मेरे पास क्या आएगा, कैश।
तो एंट्री होगी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्लियर है बेटा? देखिए सेकेंड एग्जांपल, सोल्ड ₹10,000 टू राम। आप ये नहीं सोचना बेटा कि मैं हर बार राम ही लेता हूं, नाम तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जब मैंने गुड्स बेचा है 10,000 रुपए का राम को, तो मैं क्या एंट्री करने वाला बेटा? भाई अब तो ये क्लियर हो गया ना कि गुड्स तो बेचा है, सेल तो है, क्योंकि गुड्स सोल्ड मतलब क्या कहलाता है हमारा? सेल कहलाता है। और मैंने 10,000 का बेचा है और राम को बेचा है, तो जब राम आ गया तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई? क्रेडिट। ट्रांजेक्शन ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब कि उधार वाली है। ये वाली कौन सी थी? इसमें कुछ मेंशन नहीं था, कहा सिर्फ मैंने सामान बेचा है, तो सामान में कैश में ही तो बेचूंगा, कुछ में नाम ही मेंशन नहीं कर रहा, तो ये तो कैश ट्रांजेक्शन थी। लेकिन ये वाली कौन सी? मेरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब कैश आ गया बेटा, एट द टाइम हो गया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब उधार में ट्रांजेक्शन करी है मैंने, ठीक है। और जहां पे हम उधार में ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पे हम नाम इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि अब ये मेरा डेटर बन जाएगा। मैं भी थोड़ा सा एंट्री करने के बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा और ये डेटर क्रेडिटर को भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सेल किया मैंने राम को, तो राम को तो गुड्स मिल रहा है, तो राम तो रिसीवर हो गया, तो राम तो डेबिट हो जाएगा। और टू सेल मेरे लिए इनकम है, तो सेल को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट 50,000 रुपये, सॉरी 10,000 का, 10,000 रुपये का बेटा। दोनों एंट्रीज में देखिए बेटा, गुड्स सोल्ड ₹50,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। गुड्स सोल्ड ₹10,000, बट मैंने लगा दिया टू राम, तो उधार में बेचा ना, तो ये जब राम को बेचा है तो राम डेबिट टू सेल। हाँ मैं ये कह रहा था टू राम इन कैश, तब भी ये कैश होता। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने गुड्स बेचा है राम को, तो ये मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है। समझ आ गया होगा? हाँ जी। अब बेटा इसमें मेरे को बताएंगे राम मेरा क्रेडिटर है या डेटर है? भाई मैंने आज गुड्स बेचा है राम को, तो आने वाले टाइम में राम मेरे को पैसा देगा या मेरे से लेगा? देगा। और जो इन फ्यूचर मेरे को अमाउंट देगा, पैसा देगा, वो मेरे लिए होता है डेटर। मतलब कि जिसको हम क्रेडिट में उधार में सेल करते हैं वो मेरा बन जाता है डेटर, देनदार। लेकिन अगर मान लो मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं कि परचेज करी राम से, तो मैंने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो उस केस में राम मेरा डेटर है या क्रेडिटर है? परचेज के केस में भाई राम से मैंने माल खरीदा है, गुड्स खरीदी है, तो मैं राम को आज नहीं तो कल पैसे तो दूंगा ना। तो जहां मैं किसी को कोई पैसा दूंगा जो मेरे से पैसे लेने वाला है इन फ्यूचर, वो मेरे लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर। तो ध्यान रखना डेटर क्या है और क्रेडिटर क्या है। डेटर मतलब जो इन फ्यूचर मेरे को पैसा देगा वो मेरा डेटर है, इस केस में राम मेरा डेटर है। और परचेज के केस में राम मेरा क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने सामान खरीद लिया, अब उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर है? ये सेल और परचेज दोनों समझ आ गई बेटा। इसके बाद देखिए बेटा थर्ड पॉइंट, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? भाई आपने किसी को उधार में माल बेचा, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। गुड्स सोल्ड, सॉरी परचेज रिटर्न बोला ना मैंने, तो गुड्स परचेज रुपीज 50,000 फ्रॉम राम। मैंने राम से गुड्स खरीदा 50,000 रुपए का, तो उधार में खरीदा है। क्या एंट्री करने वाला हूं बेटा मैं, जो मैंने उधार में खरीदा? तो बताइए, गुड्स परचेज ऑफ ₹50,000 फ्रॉम राम, तो मैंने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, 50,000 रुपए का। ये एंट्री तो सभी को समझ आई होगी, क्योंकि मैंने परचेज के टाइम पे आपको समझा दिया है कि अगर मैंने गुड्स परचेज किया है 50,000 रुपए का राम से, तो एंट्री होगी भाई परचेज किया तो परचेज में लिए खर्चा हो गया,
खर्चे को मैं डेबिट करूंगा तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, और राम से किया तो राम इसमें गिवर हो गया तो राम को मैंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं गुड्स रिटर्न टू राम ऑफ ₹10,000। बेटा उसमें से कुछ गुड्स मेरे को अच्छी नहीं लगी, बेकार थी, 10,000 रुपए की, वो मैंने राम को वापस कर दी, रिटर्न कर दी। तो अब इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न टू राम। भाई गुड्स रिटर्न टू राम, हम किसी सामान को रिटर्न कर रहे हैं तो उसी को तो रिटर्न करेंगे जो हमने खरीदा होगा, समझ रहे हो? तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। बेटा इस परचेज रिटर्न को मैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोलूंगा। बेटा रिटर्न आउटवर्ड का मतलब समझ आ गया? आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है रिटर्न होके। भाई मैंने खरीदा होगा तभी तो रिटर्न आउटवर्ड होगा, तो वो कौन सा होगा आपका? परचेज रिटर्न होगा। बेटा ध्यान रखना, अगर रिटर्न आउटवर्ड हो या फिर परचेज रिटर्न हो, दोनों ही मेरे क्या है? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? आप एक मिनट से सोचिए, जब मैंने परचेज किया राम से तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया और राम को क्रेडिट किया। अब मैं इसी गुड्स को राम को वापस कर रहा हूं तो राम को तो गुड्स मिल रहा है, तो राम क्या होगा? टू परचेज रिटर्न। एकदम सही है बेटा, ठीक है। कितने का? 10,000 रुपए का। अच्छा अब मेरे को आप इन दोनों एंट्री से कंक्लूड करके बताएंगे कि राम मेरा कितने रुपए का डेटर है? भाई राम नहीं, सॉरी, क्रेडिटर है, डेटर नहीं क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने परचेज किया ना राम से तो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अब इन दोनों एंट्री के कंक्लूजन से बताइए, देखो यही कहूं मैं तो राम मेरा 50,000 रुपए का क्रेडिटर है, लेकिन जब उससे को मैंने 10,000 का माल वापस कर दिया तो अब मैं उसको 50,000 थोड़ी दूंगा इन फ्यूचर। भाई 50,000 का खरीदा, 40 हो गया ना, तो दोनों एंट्री का कंक्लूजन ये है कि राम मेरा 40,000 रुपए का अब क्रेडिटर है। चलो मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूं, मैं कह रहा हूं कि अमाउंट पेड टू राम, पेड टू राम। भाई मैंने पूरा जो उसका बैलेंस था अमाउंट वो मैंने पे कर दिया, तो आप बताइए इसका बैलेंस कितना था? 50, 40, 10, 40। तो मैंने उसको बैलेंस पे कर दिया तो राम डेबिट हो जाएगा, राम डेबिट टू कैश 40,000 रुपए से। बेटा ये समझ आया आपको? मैंने इसके थ्रू आपको और भी कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। भाई देखो राम को, अब देखो आप ऐसे किया क्या, हमने जब उधार में खरीदा तो राम को क्रेडिट कर दिया, वो मेरा क्रेडिटर बन गया 50 का। फिर मैंने राम को डेबिट कर दिया परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड के टाइम पर, तो 10,000 का उसका क्रेडिट बैलेंस मतलब कम हो गया, तो ये मेरा बैलेंस उसका कितना बचा? 40,000 रुपए का। तो वो मैंने पेमेंट कर दिया, तो राम को तो मिल रहा है ना, पेमेंट तो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास से तो कैसे जा रहा है, तो राम डेबिट टू कैसे, कैसे कौन। क्लियर है? बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? अब देखिए बेटा फोर्थ टर्म, ये था परचेज रिटर्न, तो मैं ले रहा हूं सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। भाई सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड हो एक ही बात है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? बेटा आप खुद थोड़ा सोचना, एक कॉमन सेंस लगाना, कि आपने किसी को माल बेचा और आपने कहा कि मान लो आपने अजय को माल बेचा, एग्जाम्पल के लिए, गुड्स सोल्ड टू अजय ऑफ ₹50,000 का, 50,000 गुड्स आपने अजय को बेच दिया, तो आपने एंट्री करी होगी अजय डेबिट टू सेल अकाउंट 50,000 रुपए से। ठीक है, क्योंकि सेल की एंट्री है तो आपने पहले ही समझ लिया, भाई अजय को सेल किया तो अजय को तो माल मिल रहा है ना, तो अजय तो रिसीवर हो गया, तो अजय डेबिट कर दिया, तू सेल कर दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अजय ने इसमें से कुछ गुड्स वापस कर दिया, कुछ बेकार निकल गया होगा उसका, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का ले लेता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है, तो 10,000 का उसने क्या किया, मेरे को गुड्स वापस कर दिया, तो गुड्स रिटर्न बाई अजय ₹10,000
भाई उसने 10,000 रुपए का गुड्स मेरे को वापस कर दिया। जब उसने मेरे को गुड्स वापस किया तो रिटर्न इनवर्ड है ना, कि गुड्स तो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो वो रिटर्न तो है बट वो इनवर्ड है। जो गुड्स मेरे पास से बाहर जाता है उसे मैं बोलता हूँ रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न ही है। एंट्री क्या होगी जब सेल रिटर्न हो, जब आपने सेल किया तो सेल को तो क्रेडिट किया, लेकिन वही गुड्स वापस आया तो सेल रिटर्न को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री आएगी सेल रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किससे माल वापस आया, अजय 10,000 का, और अब मैंने कहा कि उसने अपना बैलेंस अमाउंट पे कर दिया, अजय पेड, या फिर वी रिसीव्ड द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम अजय, फिर अजय पेड रुपीज बैलेंस है जो भी उसका अमाउंट, पेड अमाउंट, उसने मेरे को पूरा अमाउंट पे कर दिया। तो कितना अमाउंट पे करेगा वो, भाई आपने उसको 50,000 का माल बेचा तो वो 50,000 रुपये देने वाला था आपको, लेकिन उसने आपको 10,000 का माल वापस कर दिया तो वो आपको 50,000 रुपये थोड़ी देगा। फिर 50 में से 10,000 का काटने के बाद 40,000 रुपये आपको, 40,000 आपको मिलेगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय, कितने से बेटा, 40,000 रुपये से। ये समझ आया बेटा। देखो इस केस में अजय मेरा डेटर है, क्योंकि आज जिस डेट में मैंने सेल किया उस डेट में उससे मेरा क्या बन गया, भाई अब आने वाले टाइम में उससे पैसे लूंगा, उधार में मैंने उसको माल बेचा है तो वो मेरा बन गया डेटर। इस वाले केस में क्या था, परचेज के केस में तो वो मेरा बन गया क्रेडिटर। जब वो क्रेडिटर था तभी तो फ्यूचर में जाके मैंने पैसे दिए हैं, और यहाँ पर वो डेटर है तभी तो मैंने फ्यूचर में जाके उससे पैसे लिए हैं आगे जाके। समझ आ गया। हाँ जी, अब देखिए बेटा दो टर्म्स और समझ लीजिए बेटा, ये तो मैंने रब कर दिया, वैसे आपने नोट कर ली, आप ये वीडियो में अपलोड कर दो उससे भी देख लेना बेटा, ठीक है, वैसे आप खुद समझ लेना। अब दो टर्म और समझा देते हैं, हम कैपिटल और ड्राइंग, इन दो चीजों को समझ लेते हैं, फिर आपको कुछ इलस्ट्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक मैंने शायद 4 टर्म समझाई है, मैं 5th टर्म कैपिटल। और ड्राइंग, देखिए बेटा कैपिटल क्या होता है, ऑनर जो बिजनेस का मालिक है वो जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, पैसा लगाए, कोई असेट्स लगाए, कोई सामान लगाए, कोई स्टॉक लगाए, वो सब क्या होता है कैपिटल। मतलब विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। बेटा उसको हम कैपिटल बोलते हैं कि जो भी ओनर बिजनेस में लगाता है, चाहे वो कैश लगाए, असेट्स लगाए, कुछ भी लगाए, वो क्या होगा हमारे लिए कैपिटल होगा। समझ आया। अब जैसे कि एग्जांपल, राम स्टार्टेड बिजनेस बाई ₹1,00,000, ठीक है, तो इसने 1,00,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। चलो मैं और भी कह देता हूँ, ₹1,00,000 बाई कैश कह देता हूँ मैं इसको, कैश ₹1,00,000 एंड बिल्डिंग, उसने अपनी बिल्डिंग भी लगा दी जो कितने की थी, 5,00,000 रुपए की थी, और भी कुछ हो सकता है किसी, ठीक है, चलो मैं सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ। भाई राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब बिजनेस में तो उसने लगाया है ना कुछ। मैंने क्या बोला था आपसे पहली क्लास में कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, आप बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो ना कि ऑनर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट को माइंड में रखना। तो बिजनेस के पास तो आया कुछ, क्या आया, कैश आया और बिल्डिंग आई, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस तो डेबिट कर देगा, कैश अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग
अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और भी कोई एसेट्स होती तो वो भी डेबिट हो जाएगा। मान लो वो चेक भी देता तो बैंक भी डेबिट हो जाता, वो स्टॉक देता तो स्टॉक भी डेबिट हो जाता, वो मशीन दे देता तो मशीन भी डेबिट हो जाता। लेकिन ये सब किसके लिए डेबिट हुआ है? देखो, जब हमको कोई सामान किसी से मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज को डेबिट, और जिससे मिला उसको क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर ये खुद ऑनर है, तो ऑनर के लिए, ऑनर से जो भी मिलता है वो एज एन कैपिटल मिलता है, और ऑनर को जो दिया जाता है वो एज एन ड्राइंग दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑनर का नाम यूज नहीं करेंगे। राम भले ही इसका ऑनर है, लेकिन हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, राम कैपिटल। समझ आ गया? केवल कैपिटल लिख दिया, फिर राम कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन होते हैं ऑनर, तो वहां पे अलग अलग उनकी कैपिटल लिखनी पड़ती है, तो हम उस कैपिटल को उनके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कैश कितना आया था मेरे पास, 1 लाख रुपए का। बिल्डिंग कितनी की आई थी, 5 लाख रुपीज की। तो टोटल मेरे पास कैपिटल कितने रुपए की इंट्रोड्यूस हुई है, 6 लाख रुपीज की। बेटा ये एंट्री सभी को समझ आई? हाँ जी। तो कैपिटल में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है, बस जो ऑनर जो भी बिजनेस में लगा रहा है वो क्या है आपके लिए, कैपिटल है। अब आ जाइए ड्राइंग, 6 टर्म लास्ट है बेटा, इसको क्या बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बेटा, मैंने क्या कहा था कि आपका डबल इंटर अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो आप, डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा। यहाँ पे आपके 2 अकाउंट हो गए, तीसरा होता तो वो भी होता, बट ये टोटल डेबिट है, तो क्रेडिट भी तो उतना ही होगा, सबका मिक्स ही तो होगा, टोटली तो होगा इनका क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग, विच अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, विच इज विड्रॉन बाय ऑनर, ऑनर या फिर प्रोप्राइटर, ऑनर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, फॉर हिज पर्सनल यूज। भाई वो जो भी कुछ बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है वो क्या होता है, हमारा ड्राइंग होता है। ठीक है, जिसके एग्जांपल, राम इसका ऑनर है, राम विड्रॉ ₹50,000 या फिर 5,000, तो इससे 5,000 रुपए निकाले फॉर पर्सनल यूज। भाई राम इसका ऑनर है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे, भाई राम ने पैसे निकाले तो राम डेबिट होना चाहिए, भाई हम राम को दे रहे हैं ना पैसे, लेकिन यहाँ पर राम ऑनर है, राम क्या है, ऑनर है बिजनेस का। तो राम जो ऑनर है, ऑनर जो भी कुछ निकालता है बिजनेस से उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, ड्राइंग अकाउंट। तो हमारी एंट्री आएगी ड्राइंग डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं इससे कितने रुपए निकाले, 5,000 रुपए निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो ये हो गया मेरा ड्राइंग। समझ आ गया बेटा? तो ध्यान रहेगा कि अगर कोई ऑनर बिजनेस में कुछ लगा रहा है तो वो होता है हमारा कैपिटल, और अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है तो वो होता है मेरा ड्राइंग। अच्छा मैं एक एग्जांपल और भी लेता हूँ, और राम ही ऑनर है, तो राम जी स्कूल फीस पेड फॉर राम चिल्ड्रन ₹10,000। भाई राम के बच्चों के लिए स्कूल की फीस पे करी गई है बिजनेस से, तो ये क्या बिजनेस का खर्चा है या राम का पर्सनल खर्चा है? भाई राम के बच्चों को पढ़ाना काम थोड़ी है बिजनेस का, बिजनेस का काम तो वो ट्रेडिंग वगैरह करना है, उसको प्रॉफिट कमा के देना है, लेकिन जो फीस पे करी गई है वो राम के बच्चों के लिए करी गई है, तो ये क्या हो गया है, पर्सनल हो गया ना ये भी। तो ऑनर के लिए कुछ भी पर्सनल होगा तो वो क्या होता है, हमारा ड्राइंग। तो इस केस में भी हम एंट्री करेंगे ड्राइंग डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपये की। ये चीज समझ आई बेटा आपको? तो जरूरी नहीं है कि वो कैश में ही निकाले, मतलब वो हो सकता है बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंस को पे करा दे, तो है तो वो भी बिजनेस के नहीं है खर्चे, वो किसके, ऑनर के हैं, और ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे लिए, ड्राइंग होते हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट है क्या इसमें किसी भी बच्चे को? भाई आज मैंने आपको
टोटल 6 टर्म समझाई हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैपिटल, ड्राइंग। एक मैंने आपको गुड्स को डिस्कस किया कि गुड्स क्या होता है, एक मैंने परचेज रिटर्न के बारे में बताया कि हम परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं। भाई अगर कोई माल हमने खरीदा उसको वापस किया तो रिटर्न आउटवर्ड होता है, और दूसरा सेल रिटर्न को हम और भी क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि माल बाहर भेजा हमने सेल किया और वही माल वापस हमारे पास आया तो वो कौन सा हुआ, रिटर्न इनवर्ड हुआ हमारा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा तो वो बताइए, सभी को समझ आ गया अच्छे से? अच्छा बेटा अब मेरे को देखो, ये क्लास वैसे मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी है कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, उनको समझ आ गया। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है ना, आप एक बार इन क्लासेस को व्यू करके देख लिया करो। भाई कितना टाइम लगता है, मुश्किल से आधे घंटे का, थोड़ा सा आप देख लेंगे, आधा पौना घंटा, इतनी क्लास वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी मेरे साथ, आधे पौने घंटे की जो भी है, आप इनको दोबारा से भी देख लेना। ठीक है, तो आप इसको भी देखने के बाद दोबारा से फिर से आप क्या कर लेना, भाई जब आप ये दोबारा वीडियो देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करने स्टार्ट करना। ठीक है, और अब आप मेरे हिसाब से आप अपनी पहली दोनों एक दो जो भी इलस्ट्रेशन है या डीके गोयल की बुक में है या पीएचडी लेवल किसी भी बुक से हो, कोई इश्यू नहीं है, आप वो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल करके देखना, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं इनसे रिलेटेड। इससे कुछ एक्स्ट्रा अलग होगा तो वो आप स्किप कर देना, वो छोड़ देना, वो बाद में कर लेना। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से, मतलब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए, और अगर कोई डाउट प्रॉब्लम होता है तो हम उस क्लास में पहले डाउट्स और प्रॉब्लम लेंगे आपका। और आपको चैनल पता ही होगा बेटा यूट्यूब पर जिस पर ये वीडियो आती है, एएस एजुकेशन हब के नाम से, मेरे साथ उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तब भी आता है, क्योंकि ये वीडियो मेरे को इंस्टेंटली नहीं मिलती है, थोड़ी देर बाद मिलती है, तो मैं बाद में इसको अपलोड करता हूँ। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, क्लास ओवर करते हैं, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को बेटा? तो ठीक है बेटा, अब क्लास ओवर करते हैं। किसके मैसेज आए हुए हैं? तेजस वॉइस कट रही है, अच्छा कब आ रही है? हाँ तो बेटा अब किसी का कोई और प्रॉब्लम हो, देखो थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, ऑनलाइन सेटअप तो है ही, तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत आ भी सकती है। मेरे हिसाब से जब भी कोई इश्यू आता है तो आप इसको एक बार बंद करके दोबारा से रिज्वाइन कर लिया करो। वैसे ये ऐप मेरे को सबसे ज़्यादा स्टेबल लगी है, सबसे अच्छा इसमें वर्क होता है, आराम से वॉइस और वीडियो दोनों ही प्रॉपर हाई क्वालिटी में चलता है, अच्छे से समझ आ जाता है बच्चे को। ठीक है, और ना ही मेरे को इस ऐप पर पढ़ाते टाइम ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे ज़्यादा दूर हो, क्योंकि आप इंस्टेंटली मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लेने का। ठीक है।